आपका बचपन कैसा रहा? कठिनाइयाँ थी या फिर सब कुछ रेडीमेड आपको मिल गया? कि मेरी दादी जी का डेथ हो गया। तो वहाँ से ही जर्नी जो है समय के हिसाब से उल्टा यानी कि अपोज़िट चल रहा। भगवान की कृपा से ऐसा हुआ कि मेरी मदर का गवर्नमेंट स्कूल में जॉब लगा। सरकार के कुछ ऐसे रूल्स आए जिसकी वज़ह से उनका जॉब चला गया। मेरा बचपन का ड्रीम था क्रिकेटर बनने का। मेरा फ़ेवरेट प्लेयर अभी के लिए और आने वाले टाइम में विराट। सर विराट कोहली में जो एक चीज़ मुझे यूनिक दिखता है कि उसका जो डेडिकेशन और डिसिप्लिन है, जिसकी वज़ह से उसने लाइफ़ में बहुत कुछ अचीव किया है। जनवरी तक मैंने 9 महीने लगातार क्रिकेट खेला, तो एक सही ट्रैक पे आ चुका था कि जहाँ से सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। हुँ। लेकिन क्लास 12th में ऐसा सीन बना कि 2 तरीके का वहाँ पे चीज़ होता है, या तो बच्चे कॉलेज लाइफ़ एन्जॉय करना शुरू कर देते हैं, या तो बच्चे पढ़ने लगते हैं। ना मैंने कॉलेज लाइफ़ एन्जॉय किया, ना मैंने तरीके से पढ़ाई की, मैं बीच में रह इंडियन मार्केट में सर एक ऐसी सोच है कि गवर्नमेंट जॉब मतलब लाइफ सेट। गवर्नमेंट जॉब आपकी लग गई, तो आप सुबह उठ कर के फ्रेश होकर के ऑफ़िस जाओगे, शाम को ऑफ़िस से आओगे और उसके बाद मैंने 99% लोगों को देखा है कि उसके बाद का जो टाइम बचता है, उसको वो कहीं पे सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाता। ऐसा था कि 1.5 ईयर के बाद जब मैं मार्केट में गया जॉब लेने के लिए, तो उसमें पहला क्वेश्चन यही हुआ करता था कि आपने 1.5 साल का अभी आपने बोला की एज है, तो शादी का क्या प्लान? तो ऑनेस्टली बताऊँ तो शादी के लिए सोचने का भी कोई टाइम ही नहीं। तो आपका प्लान क्या है? बिहार से लड़की लाना है कि गुजरात से बिहार अभी तक लड़की ले सोचा जाना ही है? नहीं। अगर आप मेरे को रात को 2 बजे भी कॉल करके बोलेंगे कि एक लाइव क्लास लेना है बच्चों के लिए, तो सेम एनर्जी के साथ आपको मैं दे दूँगा। क्योंकि ये पढ़ाने से पता नहीं एक तरीके का प्यार हो गया है कि जिसको कितना भी चाह करके भी दूर नहीं कर पाए। मैंने भी जर्मनी का प्लान किया था। जब जाने का टाइम पास आते गया, तो कहीं न कहीं मुझे अंदर से आवाज़ आने लगी, कि क्या अपने कंट्री में जॉब नहीं है? क्या अपने कंट्री में कुछ अच्छा नहीं कर सकते? प्रिय सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के कोर्स के अंदर आपको मोटिवेट करने वाले टीचर्स, क्या आपको लगता नहीं कि खुद मोटिवेट हुए होंगे? उन लोगों के लाइफ में भी आप जितने भी टीचर से पढ़ रहे हो, उनके भी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए होंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम शायद आपको पता नहीं भी हो। आज के इस पॉडकास्ट में हम ऐसी ही एक जर्नी की बात करने वाले हैं, जो टीचर हमारे पास लास्ट कई सालों से वर्क कर रहे हैं। उनकी भी जर्नी एक ऐसी जर्नी है, शायद आप लोग जानोगे, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी कॉलेज लाइफ में उनके ही बराबरी में चल रहे हो और शायद अपने आप को कोस रहे होगे कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। लेकिन आपने शायद एक अच्छा फ्यूचर देखा नहीं है, या फिर आपने शायद ऐसे लोगों से बात नहीं करी है जिन्होंने आपको सही राह दिखाई। तो इसीलिए आज हमारे पॉडकास्ट में द पीवी टॉक के अंदर जो गेस्ट आए हैं, मुझे उनका इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब लोग उनको जानते ही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वो सर के साथ पढ़ाई करी हो। उनका नाम है सानू कुमार, जो प्रिय सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के स्टार टीचर के एक टीचर है। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पीवी टॉक के अंदर। तो सर, वैसे तो स्वागत की जरूरत नहीं है क्योंकि आप हर रोज आते रहते हो, लेकिन तो भी हमारे जो दूसरे नंबर का जो पॉडकास्ट है उसमें आपका वापिस बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हाँ सर, व्यूअर्स के थोड़े बहुत सवाल थे। वैसे व्यूअर्स तो हमारे स्टूडेंट ही रहते हैं, के बहुत सारे सवाल है। मैं वन बाय वन आपको पूछूंगा और मैं चाहूंगा कि आप जितने भी आंसर है वो सही दो, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आपकी जर्नी में से मोटिवेट हो पाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस फील कर पाए और उनको भी लगे कि जिंदगी अभी बहुत बाकी पड़ी है और बहुत अच्छी है। तो पहला सवाल सर ऐसा है कि आपका बचपन कैसा रहा है? कठिनाइयाँ थी या फिर सब कुछ रेडीमेड आपको मिल गया था? सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि ये जो टीचर्स की सीरीज़ है, इसमें आपने मुझे इस लायक समझा कि पहला पॉडकास्ट एज़ अ टीचर, यहाँ पे आपने मुझे इनवाइट किया। अब ये जो आपका क्वेश्चन है, इसको अगर मैं सबसे पहले अपने बचपन में जाऊँ, तो वहाँ पे मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि उस फ़ेज़ में मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर वो स्ट्रगल नहीं होता, तो आज के टाइम में मैं जहाँ पे भी हूँ, ये लेवल में नहीं टच कर पाया होता। अब एक्चुअली में ऐसा था कि मेरे जो फ़ादर हैं, जब उनका वो जब 6 मंथ के ही थे, तो उनकी मदर यानी कि मेरी दादी जी का डेथ हो गया। तो वहाँ से ही जर्नी जो है बहुत ऐसा था कि मतलब कुछ न कुछ समय के हिसाब से उल्टा यानी कि अपोज़िट चल रहा था। तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूँ, उससे पहले थोड़ा-सा मैं अपने फ़ादर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि फैमिली का सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर ये 2 चीज़ें आ जाती है तो माना जाता है कि एक ठीक-ठाक घर में हमारा जन्म हुआ है। तो जब से मुझे समझ में चीज़ें आने लगती है, जब बच्चा कोई बॉर्न होता है, उसके बाद जब वो 6 महीने, साल भर या 2 साल के बाद उसे जब चीज़ें समझ में आती है कि ये मेरे पापा हैं एक्चुअली,
ये मेरी मदर है, ये मेरी दादी जी है, ये मेरे दादाजी हैं। तो उस टाइम से मुझे ऐसा लगा कि ना मेरी दादी जी ऑलरेडी उनका डेथ हो चुका था, तो एक्चुअली में मेरे फादर स्टेप चाइल्ड हैं, तो मैं बेसिकली बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ। तो उसमें ऐसा ही रहता है कि एक स्टेप चाइल्ड को धीरे-धीरे फैमिली से एक टाइम के बाद साइड कर दिया जाता है। तो मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम पे पढ़ाई बहुत अच्छी की थी, उन्होंने मास्टर डिग्री किया था और उस टाइम पे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वो मास्टर डिग्री ऑलमोस्ट किसी ने नहीं किया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया बिहार, यूपी से जो लोग बिलॉन्ग करते हैं, उनका खून थोड़ा-सा गर्म होता है। ऑलमोस्ट कोई भी ऐसे लोग नहीं होंगे जिनके लाइफ में किसी से झगड़ा या फिर मारपीट जैसा माहौल नहीं बना हो। तो मेरे फादर बहुत शांत स्वभाव के थे। उन्होंने लाइफ के हर स्ट्रगल को शांतिपूर्वक जैसे-तैसे निकाला और फिर उनकी शादी हुई जब हम लोग उनकी लाइफ में आए, तो उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ाना शुरू किया। देखते थे, फिर हम भी उस स्कूल में जाते थे, पढ़ते थे। धीरे-धीरे ऐसा चल रहा था। अब भगवान की कृपा से ऐसा हुआ कि मेरी मदर का गवर्नमेंट स्कूल में जॉब लगा। अब उसमें भी सिचुएशन ऐसा था कि उनका 2 साल तक जॉब चला और फिर सरकार के कुछ ऐसे रूल्स आए जिसकी वजह से उनका जॉब चला गया। तो लाइफ में मेरा जो स्ट्रगल था उससे ज़्यादा कहीं न कहीं अब मैं सोचता हूँ बैठ कर के तो पता चलता है कि मेरे फादर के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थे। अगर मैं उस जगह पे होता तो कहीं न कहीं बहुत सारे टाइम पे ऐसे सिचुएशन आए होंगे जो लाइफ को गिव अप कर सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत बनाए रखा और साथ में सिचुएशन ऐसा बना कि एट द एंड आपको खाने के लिए पैसे तो चाहिए ही चाहिए और अगर आपके 2 बाल-बच्चे हैं तो उनको भी खिलाना तो पड़ेगा कैसे भी करके। तो ऐसा था कि फिर वो उनका थोड़ा-सा डिप्रेशन वाला भी फ़ेज़ आया। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने कंटीन्यूअस एफर्ट डाल कर के मैं और मेरे फैमिली में मेरा एक बड़ा भाई है जैसे-तैसे लाइफ़ को उन्होंने चलाया और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर मैंने वो फ़ेज़ नहीं देखा होता, तो आज के टाइम में मैं जहाँ कहीं पे भी हूँ, वहाँ नहीं हूँ। लाइफ़ में बहुत सारे स्ट्रगल थे। अगर बात करने जाऊँगा इस टॉपिक पे तो बहुत घंटों निकल जाएँगे लेकिन एट द एंड समरी यही है। तो आपने आपकी पढ़ाई वहाँ से ही करी, बिहार से ही करी। क्लास 11 तक का पढ़ाई मैंने सीबीएसई बोर्ड बिहार से ही किया है। ओके, फिर 12th में? अ, ऐसा था मेरा बचपन का ड्रीम था क्रिकेटर बनने का। ओके। अब जब कोई बच्चा बॉर्न होता है तो वो अपने सोसाइटी में देखता है कि कोई एक्टर देखता है तो एक्टर बनना चाहता है, हुँ, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है। लेकिन जब वो धीरे-धीरे बड़ा होता है तो उसको पता चलता है कि एक्चुअल में तो माहौल इस चीज़ का है, रिक्वायरमेंट इस चीज़ की है। तो फिर उसका ड्रीम दूसरे ड्रीम में चेंज हो जाता है। बट मेरा बचपन से ही पहला ड्रीम था क्रिकेटर बनने का। तो एक्चुअली में था ये कि मेरे बिहार से उस टाइम पे एफ़िलिएशन होता है, जो बोर्ड को मिलता है। तो वहाँ से कितना भी आप क्रिकेट अच्छा खेल लो, आपको वहाँ से फ्यूचर स्कोप नहीं मिलने वाला था। और घर की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि मैं बाहर जा कर के कहीं से क्रिकेट नहीं खेल तो फिर टाइम एक ऐसा आया 11th मेरा कंप्लीट हुआ तो फिर बात ये मैंने अपने मामा जी के पास रखा जो कि गुजरात में ऑलरेडी पिछले 20 साल से हैं। तो उन्होंने मेरे को एक बार में ही बोल दिया कि ठीक है आ जाओ जो जैसे होगा फाइनेंशियल सपोर्ट से लेकर के जैसे जो होगा हम यहाँ पे मैनेज करेंगे। तो क्लास 11th कंप्लीट करके मैं क्लास 12th वहाँ पे ऐसा था कि आप सिर्फ एग्ज़ाम देने जाओगे तो चलेगा। तो क्लास 12th मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत अपने ट्यूशन क्लासेस किए कि मैं कैसे भी पास हो जाऊँ और क्लास 12th में मैंने पूरा का पूरा प्रोफ़ेशनल क्रिकेट ओके। 12th में आप गुजरात में ही थे। हाँ, 12th में गुजरात में था सर। ओके, ओके। तो आपने जैसे बताया कि गुजरात में आप 12th में आ गए, पिछले 10 सालों से आप गुजरात में ही हो। राइट, तो आप होम टाउन छोड़ के गुजरात क्रिकेट के लिए आए थे। राइट। ओके, तो क्रिकेट के अंदर आपका सबसे फ़ेवरेट प्लेयर कौन-सा है? मेरा फ़ेवरेट प्लेयर जब विराट कोहली की एंट्री नहीं हुई थी, उससे पहले सौरव गांगुली हुआ करते थे और उसके बाद जब विराट कोहली आया तो अभी के लिए और आने वाले टाइम में विराट कोहली। विराट तो आप विराट कोहली को ही क्यों पसंद करते हो? क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में तो बहुत सारे सचिन तेंदुलकर भी आ गए, उसके पहले इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी भी हैं, अभी के तो नई यंग जनरेशन में बहुत सारे हैं, तो फिर विराट कोहली ही क्यों? एक्चुअली में सर देखें तो सभी प्लेयर से मैक्सिमम लोग ये देखना चाहते हैं कि उन्होंने क्या कंट्री के लिए किया। कंट्री के लिए जहाँ पे कोई 11 लोगों का सिलेक्शन होता है, तो सभी लोग बेस्ट देने के लिए हुँ, आते हैं। अब विराट कोहली के बारे में बात करें, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात करें, सचिन तेंदुलकर के बारे में करें, सभी लेजेंड हैं अपने-अपने जगह पे, सभी ने देश के लिए बहुत हुँ, कुछ किया। लेकिन सर विराट कोहली में जो एक चीज़ मुझे यूनिक दिखता है कि उसका जो डेडिकेशन और डिसिप्लिन है, जिसकी वजह से उसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो इंटेलिजेंट बहुत अच्छे होते हैं, उनका माइंड गॉड गिफ्टेड बहुत अच्छा होता है। लेकिन उनका ट्रैक थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, डिसिप्लिन नहीं होता है, तो लाइफ में जो वो हो सकते थे, वो नहीं होते। विराट कोहली ने सोच लिया कि मुझे नहीं, मेरे को अगर मेंटेन करना है अपने फिटनेस के लेवल को, तो मुझे ये डाइट लेना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा। हाँ, राइट। और ग्राउंड में अगर आप देखोगे तो
खिलाड़ी खेलता है, रन बनाता है, सब कुछ वो अपने जगह पे है। लेकिन जब वो चलता है, जब वो दौड़ता है, जब वो कैच के लिए जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और ऑन द ग्राउंड, ऑफ द ग्राउंड वो टोटली डिफरेंट है। तो हुँ, बहुत सारी चीज़ें जो आप लर्न कर सकते हो, तो बेसिकली लाइफ में 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है, कि सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। तो बंदे में ये 2 चीज़ है जो खास बनाती ओके। और आपने 12th में यहाँ पे आए, साथ में क्रिकेट का भी चल रहा था। है। राइट। तो 12th में आपके परसेंटेज कितने आए? 12th में मेरे परसेंटेज 61.6 परसेंटेज थे। 61.6। और फिर आपने कौन-सी ब्रांच पसंद करी? मैंने ब्रांच इलेक्ट्रिकल पसंद किया। ऐसा है कोई रूल कि बिहार वाले ज़्यादा इलेक्ट्रिकल ब्रांच पसंद करते हैं? सर ऐसा तो कह नहीं सकते, क्योंकि मैंने भी जितने मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे जो मेरी बात होती है, तो जब वो 12th करके इंजीनियरिंग के फील्ड में गए तो ऑलमोस्ट सीएसआईटी या ईसी इस सब ब्रांच इसमें, के ओके। मिलते हैं। अभी भी ऐसा है। तो आपने इंजीनियरिंग की जो जर्नी की शुरुआत कहाँ से करी थी? उसमें सर ऐसा था कि क्लास 12th में जब मैंने पढ़ाई अपना ट्यूशन कंप्लीट किया, तो मुझे इतना था कि मैं बस पास हो जाऊँ। हाँ, राइट। और 61.6 परसेंटेज जो मेरे आए, जो मैंने पढ़ाई किया था, तो आप रिज़ल्ट को ऐसा बोल देते हो कि मेरा रिज़ल्ट कम आया है। आप हुँ, ये कभी नहीं बोलते हो कि मैंने कितना पढ़ाई किया था। राइट। तो मैं 61.6 परसेंटेज आज भी हैप्पी हूँ। मेरे बहुत सारे इंटरव्यू में ऐसे पूछे गए कि आपके रिज़ल्ट सीधे डाउन क्यों हो गए? हुँ, 10th में इतना था, 12th में क्यों कम हो गए? 10th में कितना था? 10th में मेरा 9.24 सीजीपीए था। आपके वहाँ पे सीबीएसई बोर्ड में सीजीपीए, हाँ, सीजीपीए आता है, सीजीपीए तो 9.24 9.24, था। वो करीबन 90% मान के राइट। चले। हाँ, तो अ 90% से सीधा 61 हो गया। 61% बट मैं उससे सैटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैंने जो एफर्ट डाला था उसके सामने जो मुझे रिजल्ट मिला था, उससे मैं सैटिस्फाइड था। ओके, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा टाइम क्रिकेट पे ही दिया था। सही है। फिर तो उसमें ऐसा था कि जनवरी तक मैंने 9 महीने लगातार क्रिकेट खेला, हुँ, तो एक सही ट्रैक पे आ चुका था कि जहाँ से सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। हुँ, लेकिन क्लास 12th में ऐसा सीन बना कि मेरे पास या तो एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि 12th बोर्ड तो कंप्लीट करना पड़े, अगर हुँ, नहीं कंप्लीट करूँगा तो फिर 2 साल का गैप आ जाएगा, 1 हुँ, साल का आप कह सकते हो। तो उसमें ऐसा था कि मुझे सीबीएसई बोर्ड में ऐसा है कि आपको एग्ज़ाम से पहले सारे के सारे प्रैक्टिकल्स जो भी वाइवा है कंप्लीट करना था। तो उसके लिए मुझे बिहार जाना पड़ता। तो जब मैं जनवरी में यहाँ से बिहार गया और जब एग्ज़ाम वगैरह कंप्लीट करके अप्रैल मंथ में वापस आया, तो उस टाइम पे सिलेक्शन का जो डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले आपका सिलेक्शन होता है, फिर आप स्टेट खेलते हो, फिर रणजी खेलते हो, ये पूरा प्रोसेस होता है। तो डिस्ट्रिक्ट का जो सिलेक्शन था, वो उस टाइम पे निकल चुका। ओके, तो जब मैं वापस आया तो मामा जी एक्चुअली मेरे बैंक में हैं। तो उनका ट्रांसफ़र हो चुका था दूसरे सिटी में। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि क्रिकेट खेलने के लिए वापस से र राजकोट चले जाओ, जहाँ से मैंने जर्नी शुरू किया था, या तो फिर कहीं पे एडमिशन ले लो, इंजीनियरिंग का पूरा ट्रेंड चल रहा था, माहौल चल रहा था। तो अगर इंजीनियरिंग कर लोगे सही तरीके से तो लाइफ़ में कुछ न कुछ कर ही लोगे। तो फिर मैंने सोचा कि बात तो सही है, और मामा ने बोला कि अगर तेरे को क्रिकेट खेलना ही है तो साइड बाय साइड तू कंटिन्यू कर सकता हुँ, है। तो मैंने कॉलेज में गया, कॉलेज में वहाँ पे नवसारी डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है, वहाँ पे मैंने सारे कॉलेज के बारे में पता किया। तो 3-4 कॉलेज थे, सब मैंने देखा कि डिसिप्लिन वाइज़ प्लेसमेंट तो सभी का ओके था, कहीं का बेस्ट नहीं था। तो जो सबसे अच्छी कॉलेज थी, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, जहाँ पे पढ़ाई अच्छी हो रही थी, रिव्यू रेटिंग चेक करके, फिर वहाँ पे 5 ब्रांचेज़ थे। तो उसमें मैंने देखा कि हमारे यहाँ पे ऐसा था उस टाइम पे ट्रेंड कि लैपटॉप और कंप्यूटर आपको दूर-दूर तक देखने को नहीं मिलता था। हुँ, फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी थी कि हमारे घर में लैपटॉप लाने तो बहुत दूर की बात थी। तो मैंने क्लास 11 तक लैपटॉप ऑन नहीं किया था, हुँ, ऐसा था। तो फिर सीएसआईटी में जाने का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो बचपन में मेरे घर के आस-पास बहुत सारे लोगों का बल्ब फ्यूज़ हो जाता था, हुँ, फिर वो चार्जेबल लाइट बनता था, तो वो मैंने खुद से देख-देख करके, उस टाइम पे यूट्यूब का ज़माना भी नहीं हुँ, था, हमारे पास ऐसे फ़ोन भी नहीं थे। तो वो देख कर के पहले सीएफएल, अभी एलईडी चलता है, उस टाइम पे सीएफएल बल्ब चलता था। हुँ, तो वो जो अगर डैमेज होता था, तो मैं उसको रिपेयर खुद के नॉलेज से कर लेता था। धीरे-धीरे मेरा उसमें ग्रिप आ चुका था, और मैंने सोल्डरिंग भी बचपन में ही, मतलब क्लास 5th-6th में मैंने किया था वो सब। तो मैंने रिलेट किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि मुझे सर्किट के अंदर कहीं न कहीं इसमें इंटरेस्ट है, तो मैंने इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। ओके। तो जो इंजीनियरिंग की आपकी जर्नी रही है, वो कैसे थी? आप एवरेज स्टूडेंट थे, इंटेलिजेंट थे, मॉडरेट थे, कैसे स्टूडेंट? जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो क्लास 12th के बाद एडमिशन लिया। आपको बताया मैंने क्लास 12th में पढ़ाई नहीं की 61, थी। हाँ, राइट। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैंने एडमिशन लिया, तो एक्चुअली में 2 तरीके का वहाँ पे चीज़ होता है हुँ, कि या तो बच्चे कॉलेज लाइफ़ एन्जॉय करना शुरू कर देते हैं, या तो बच्चे पढ़ने लगते हैं। हुँ, ना मैंने कॉलेज लाइफ़ एन्जॉय किया, ना मैंने तरीके से पढ़ाई की, मैं बीच में रह गया। हुँ, तो जब फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया तो मेरे उसमें एक बैकलॉग आ गया, ओके। और मैंने फिर अपने आप को बैठ कर के सोचा, पूछा खुद से कि मैं इतने दूर से क्रिकेट खेलने के लिए आया था, वो भी शायद मेरे नसीब में नहीं था या पता नहीं क्या था। अब इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में एक बैकलॉग आ गया। तो सेकंड सेमेस्टर का मैंने फिर प्रिपरेशन सही तरीके से शुरू किया,
और सेकंड सेमेस्टर में मेरे 7.4 एसपीए से स्टार्टिंग हुआ। ये करते-करते बीच में 8.4, 8.2 ऐसा चलता गया और लास्ट में मेरे 9.8 एसपीए, जो कि 8th सेमेस्टर में उस टाइम पे इंटर्नशिप नहीं हुआ करता था। हाँ, उस टाइम पे वैसे भी रिजल्ट भी बहुत कम आते थे। हाँ, तो मेरे ओवरऑल रिजल्ट 9.2 सीजीपीए फाइनली वहाँ नाइस, हाँ, तो आप एटीकेटी कौन से सब्जेक्ट में लाए थे सर? एटीकेटी मेरा सर इंजीनियरिंग ड्राइंग में था। इंजीनियरिंग ड्राइंग में था। तो जो भी बच्चे सुन रहे हैं भाई, इंजीनियरिंग ड्राइंग वैसे भी टफ सब्जेक्ट है, तो अगर आप सीरियस नहीं हो, कल ही बात चल रही थी हम जब रूपाल के पल्ली महोत्सव में थे, तो एक स्टूडेंट मिला था, मैंने बोला था कि कौन सा सब्जेक्ट तेरे को टफ लगता है? बोला सर ईजी में कुछ समझ में नहीं आता। मैंने बोला वो तो तू पहले से प्रिपेयर करना वरना तेरी एटीकेटी लगेगी। और एक्चुअली में मेरा ईजी में ए ग्रेड आया था। तो ईजी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आपका ड्राइंग अच्छा है तो। तो जितने भी बच्चों को ऐसा लगता है कि ईजी टफ है तो थोड़ा ट्राई करना। सानू सर ने भी पास कर दिया है ना? ट्राई करके तो आप भी ट्राई करके पास कर ही दोगे। और हर एक सब्जेक्ट अपनी-अपनी जगह पे टफ है। किसी को ईजी टफ लगता है, किसी को बीडब्ल्यूई टफ लगता है, किसी को सीपीयू लगता है। तो वो अपनी-अपनी इच्छा है सर, सही बात है। ऐसा आपको ईजी लगा, मेरे को मैथ्स लगता था इंजीनियरिंग के टाइम में। अब अभी मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, कोई टीचर को ईजी टफ लगता हो, ईजी भी पढ़ा देता होगा। यहाँ पर मैं बच्चों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे गलत क्वेश्चन का शिकार हो जाते हैं। आप लोगों के माइंड में कभी-कभी ऐसा आने लगता है कि अगर किसी टीचर ने किसी एग्जाम को नहीं फोड़ा है, नहीं क्रैक किया है, तो उनसे पढ़ने वाले बच्चे उस एग्जाम को कैसे निकाल सकते हैं, कैसे क्रैक कर सकते हैं। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूँगा, जिसके मदद से आपका ये जो गलत क्वेश्चन है, वो दूर हो जाएगा। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में एक बैकलॉग थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन मेरे से ही पढ़ने वाले हज़ारों बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कोई भी बैकलॉग नहीं लाया और हज़ारों बच्चों ने 9+ एसपीए रिजल्ट भी लाए हैं अभी तक। और उन बच्चों ने किससे पढ़ा है? हमसे ही पढ़ा है। ये था एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा, जिनको कि हम गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं। दूसरा बड़ा नाम विराट कोहली, जिनका नाम आप सभी ने सुना ही होगा। तीसरा नाम महेंद्र सिंह धोनी, जिनका नाम आप सभी ने बिल्कुल सुना होगा। लेकिन क्या इनके कोच के बारे में आप सभी को पता है? आप में से बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई जो गुरु है या फिर कोई टीचर है, उसने कोई एग्ज़ाम नहीं फोड़ा है, कहीं पे सिलेक्शन नहीं लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनसे पढ़ने वाले बच्चे, उनसे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनसे जो कुछ भी सीख रहे हैं, उनसे बड़ा नहीं कर सकते। तो टीचर एक सही आपको रास्ता दिखाता है। उन्होंने जो अपने लाइफ में मिस्टेक किए हैं, उससे आपको बचाता है। ये 2 एग्ज़ाम्पल से आपने इस चीज़ को रिलेट कर लिया होगा कि एक टीचर जो है आपको एक सही रास्ते पे, एक बड़ी से बड़ी और ऊँची से ऊँची मंजिल पे ले जाता है। हम लोग भी इसी प्रोसेस में लगे हुए हैं डे बाय डे। बहुत सारे फील्ड में, बहुत सारे ब्रांच के अंदर हम रैंकर बच्चे बना रहे हैं। आने वाले टाइम में हर एक फील्ड में हम काम करने वाले हैं। हर एक फील्ड के अंदर हम रैंकर बच्चों को यहाँ से बनाने वाले हैं। आई होप कि आपने मेरा मैसेज समझा होगा। तब आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो इंडियन मार्केट में सर एक ऐसी सोच है कि गवर्नमेंट जॉब मतलब लाइफ सेट। और ये मेरे घर का भी है क्योंकि मेरे घर में पूरा बैकग्राउंड गवर्नमेंट जॉब है। मेरे मामा के साइड भी 4-5 लोग गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है और मैंने भी एमई, बीएड, एमएड कर लिया। टेट-टाट दे दूँ तो मैं भी गवर्नमेंट में चला जा सकता हूँ। तो ऐसा आपकी साइड भी होगा कि गवर्नमेंट जॉब मतलब लाइफ सेट और हर एक जगह पे ये चीज़ होती है। और आप तो बिहार से बिलॉन्ग करते हो, जहाँ पे बात स्टूडेंट के माइंड में बहुत छोटे से एज से ही स्टार्ट हो जाता है ये वाला बात कि गवर्नमेंट जॉब करना है और सबको होता है। तो आपने क्यों गवर्नमेंट में नहीं गए? आपको ये ख़्याल आया ही नहीं कि गवर्नमेंट में जाने से बेनिफिट ज़्यादा होगा, प्राइवेट में जाने से बेनिफिट ज़्यादा? सर ये बात आज के डेट में भी ये क्लियर माइंडसेट है बहुत सारे लोगों का और सोसाइटी का ये माहौल है, क्योंकि ज़माना उसी तरफ चलती है जो अपना माहौल बनता हुँ, है। तो कहीं न कहीं ये बात बहुत हद तक सही है कि गवर्नमेंट में अगर जॉब लग जाए, तो एक इमेज भी अलग क्रिएट हो जाता है सोसाइटी हुँ, के अंदर और लाइफ भी सेट हो जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। हाँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर आपने निकाल लिया, तो उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब आपकी लग गई। तो आप सुबह उठ कर के फ्रेश होकर के ऑफ़िस जाओगे, शाम को ऑफ़िस से आओगे और हुँ, उसके बाद मैंने 99% लोगों को देखा है कि उसके बाद का जो टाइम बचता है, उसको वो कहीं पे सही तरीके से यूज़ नहीं कर नहीं पा कर रहे। अब मेरा ऐसा था कि इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने गेट एग्ज़ाम का तैयारी की, जिसमें मैंने पहला अटेम्प्ट तो गेट एग्ज़ाम क्या होता है, उस टाइम पे माहौल हमारे कॉलेज में था ही नहीं। एक्चुअली में गेट एग्ज़ाम अगर कोई बच्चा देना चाहता है, तो मैं उसको मैसेज देना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा गेट एग्ज़ाम देना चाहता है, तो उसको
फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर से या फिर थर्ड सेमेस्टर से सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस टाइम से सीरियस नहीं होगे तो आने वाले टाइम में जो आपको रिजल्ट चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में वो नहीं मिल सकता है। तो हमारे कॉलेज में ऐसा था कि फाइनल ईयर में जब हम पहुंचे तो गेट एग्जाम कुछ होता ही हमें पता चला। सही। तो मुझे तो पता ही नहीं था गेट जैसे कोई एग्जाम। तो यही था कि मैंने एक बार ऐसे ही नॉर्मल ट्राई दे दिया कि चलो बैठ जाते हैं। दूसरी बार मैंने सही तरीके से अटेम्प्ट दिया, लेकिन उस बार भी मेरे रिजल्ट 2 मार्क्स से मेरे कट ऑफ रह गए थे। अगर कट ऑफ क्लियर भी हो जाता तो उस टाइम पे क्या था कि कट ऑफ के आस-पास ही सिलेक्शन भी मिल रहा था। कुछ ऐसे आईआईटी थे, तो वो नहीं हुआ। अब चीज़ें ऐसी होती है कि सर मैं दूसरी बार भी अटेम्प्ट उसके बाद दे सकता था। मतलब ऐसे कहें तो तीसरी बार अटेम्प्ट होता, बट सीरियस मैं सेकंड टाइम देता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में कि अगर आपको वो टाइम पे ना मिले तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता। क्योंकि मेरे घर के फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी, मेरे को सेल्फ ग्रोथ इस तरीके का लेना था कि अगर मैं एक अटेम्प्ट और देता तो फाइनली मुझे कहीं न कहीं टीचिंग फील्ड में मैंने 2020 में जॉइन कर लिया था। तो मुझे टीचिंग फील्ड में ही आना था एट द एंड, मास्टर डिग्री कंप्लीट करके भी। तो मैंने देखा कि अगर 1 साल मैं और देता हूँ, तो ये टाइम निकल जाएगा, उसके बाद फिर से मुझे मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आना है, टोटल 3 साल वहाँ पे लग। तो मैंने पूरा का पूरा अपने दिमाग से कैलकुलेशन किया और मुझे लगा कि कहीं न कहीं जो मैं उसके बाद कर सकता हूँ, वो तो मैं अभी कर रहा हूँ। मैं उस प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ, जहाँ से मैं बच्चों के लाइफ़ में ग्राउंड लेवल पे कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो मेरा पहले से ऐसा माइंडसेट बन चुका है कि मुझे वो नहीं करना है जो सब लोग कर रहे हैं। गवर्नमेंट अगर जॉब लग जाए, तो आप सुबह जाओ, शाम को आओ। अगर आप गाँव से निकल के सिटी में आ चुके हो, तो आपके वो सर्कल के लोग ही आपको जानते हैं। और आप जाते हो, काम करते हो और आते हो, एक अच्छा खासा आपका लाइफ़ सेट है, जॉब सिक्योर है, ठीक है। लेकिन आप किसी के लाइफ़ में रियल इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो मैं जैसे कि इस प्लेटफ़ॉर्म को मैंने पिछले 5 साल से जॉइन किया है। तो मैं पहले जीटीयू के कॉलेज के अंदर ही बच्चे मुझे जानना शुरू किया। अब धीरे-धीरे ऐसा हुआ है कि जो नॉन जीटीयू वाले बच्चे हैं, वो भी मुझे जानना शुरू कर दिया है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे कोर्स के साथ नहीं जुड़े, लेकिन कहीं न कहीं वो हमारे ही बच्चे हैं, क्योंकि वो हमारे यूट्यूब पे आते हैं या कहीं पे भी आते हैं, हमारा नंबर उनको मिला है, कॉन्टैक्ट किया है, कहीं न कहीं हमारे बच्चे हैं। तो उनके लाइफ़ में भी हमने बहुत सारे इम्पैक्ट डाले हैं, उनका जैसे हेल्प हो सकता है वैसे हमने हेल्प करने का ट्राई किया है। दूसरी बात कि आउट ऑफ स्टेट के ये बच्चे अब धीरे-धीरे जानना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अभी हमारे पास आता है तो बच्चे बताते हैं कि हम हैदराबाद यूनिवर्सिटी से हैं, वहाँ पे तेलंगाना से बिलॉन्ग करते हैं, कोई दिल्ली से आता है, कोई नोएडा से आता है। तो अब ये चीज़ जो मैं कर पा रहा हूँ, इससे जो मुझे सैटिस्फैक्शन मिलता है, वो उसमें मुझे कहीं से नहीं मिल पाता। और जहाँ तक बात रही कि वहाँ से जॉब करने के बाद जो एक लेवल टच कर पाते हैं, कहीं न कहीं मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ कि मैं उस लेवल पे आ चुका हूँ और आने वाले समय में भगवान की अगर कृपा रहेगी तो इससे भी बहुत ऊपर जाएँगे। तो गेट एग्जाम देने का वापिस सोचा ही नहीं कभी आपने? नहीं, उसके बाद मैंने सोच लिया कि अब गेट एग्ज़ाम नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइफ़ में अगर आपको सही टाइम पे नहीं मिले, जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो ना मिले तो फिर आपको मूव ऑन करना आना ओके। और चाहिए। आपने जो बताया बच्चों को कि सेकंड सेम से या थर्ड सेम से प्रिपरेशन करो, तो जो सब्जेक्ट बच्चे पढ़ते हैं वही गेट में आते होंगे? अगर मैं बात करूँ तो गेट एग्ज़ाम में आप जो फर्स्ट सेमेस्टर से शुरुआत कर सकते हो वो एप्टीट्यूड और आपका मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स 1 कहीं पे कैलकुलस अलग-अलग यूनिवर्सिटी में अलग-अलग नाम हो जाता है। लेकिन उसको आप सेम टॉपिक को आपने कॉलेज में पढ़ा। हुँ, और उसी टॉपिक का लेवल थोड़ा-सा बढ़ जाता है। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल क्लास 12th में अगर आप जो बोर्ड का तैयारी करते हो और जो आप जेईई का तैयारी करते हुँ, हो, हुँ। तो उसमें लेवल अप होता है, कॉन्सेप्ट वही होता है, बेस वही होता है। सेम तरीके से जब आप गेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो 15 मार्क का एप्टीट्यूड और राइट, 13 मार्क का मैथमेटिक्स, राइट। ये 28 मार्क होता है। ओके। और गेट का जो कट ऑफ जाता है वो 25-26 हाँ, ऑलमोस्ट हर हाँ। बार जाता है, थोड़े बहुत आगे-पीछे चलते हैं एज़ पर द पेपर। राइट। तो बच्चे वहाँ से ये 28 मार्क फर्स्ट ईयर में कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। मतलब कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं अगर बच्चा थोड़ा-सा सीरियस हो। तो बच्चों के लिए यही मैं कहूँगा कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर से तैयारी करते हैं, आपको लगता है कि गेट एग्ज़ाम देना है, तो पहले से शुरुआत कर दो। क्योंकि मैंने और आप बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी अर्ली करते हो, हुँ। तो 50% कॉम्पिटिशन ऐसे ही आप बीट कर देते लेकिन जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं कर पाते यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, क्या हैं। उनको गेट करना चाहिए कि भई पहले तो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पे फोकस कि आपके पास 4 साल है, हुँ, तो इसमें अब वैरायटी ऑफ स्टूडेंट आते हैं। तो जो बच्चे अपने आप को स्टार्टिंग के मैं ऐसा कहूँगा कि आप आओ और गेट एग्ज़ाम में मत कूदो। हुँ, पहले 2-4 महीने आप कम से कम ले लो कि आपका असाइनमेंट क्या मिलता है कॉलेज से। कॉलेज में आप कितने सब्जेक्ट हैं उसको किस तरीके से कंप्लीट कर पा रहे हो। क्लास में आप जाते हो तो टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है, हुँ, तो उसमें आप फिट बैठ पाते हो या नहीं बैठ पाते हो। तो पहले आपको तो खुद को चेक करना पड़ेगा, एनालाइज़ करना पड़ेगा कि आप किस लेवल पे हो।
राइट। अगर आपको लगता है कि आप उस लेवल पे नहीं हो कि चीज़ों को साथ में पैरेलली मैनेज कर सकते हो, तो आप 6 महीने के जैसा रुक जाओ, सेकंड सेमेस्टर से करना। फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा-सा और टाइम चाहिए, तो थर्ड सेमेस्टर से करना। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि थर्ड सेमेस्टर से आप कर सकते कर सकते हो, राइट। क्योंकि ज़िंदगी में अगर आपको कुछ करना है, तो आपको एफर्ट तो डालना हाँ, वो पड़ेगा, तो सही है, मेहनत तो करना ही मेहनत तो करना पड़ेगा। ओके। पड़ेगा। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि आपका इंजीनियरिंग खत्म हो गया, राइट। उसके बाद आपको जॉब कितनी ईयर के बाद मिला था या फिर तुरंत मिल गया था? नहीं सर, जॉब मैंने 2021 में जुलाई में मेरा कंप्लीट हुआ था इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ओके। और 23 में मैंने फरवरी के आसपास 23 में शुरू किया था पहला जॉब। मतलब 21 से 23 कितना, राइट। डेढ़ साल, 1 साल का डेढ़ गैप, साल 1 गैप। साल 6 महीने के आसपास का हाँ, ये जर्नी गैप था। आपका था, ओके। हाँ, तो उसमें सर बहुत परेशानी है। मैं बच्चों को मैसेज देना चाहता हूँ, तो उसमें यही है कि अगर आप प्लेसमेंट के लिए या फिर जॉब के लिए ही आप पढ़ रहे हो, मान लो गवर्नमेंट का तैयारी नहीं करना है, ठीक है? या फिर आपको गेट एग्ज़ाम देना है, जो कि आप कॉलेज के साथ-साथ कर सकते हो या फिर आपको प्लेसमेंट में जाना है, तो आप वेट मत करो। हुँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ट्राई करो कि क्लियर कर देना है। राइट। क्योंकि उसके बाद जैसे मैं आपको बताऊँ कि मेरा गेट का एग्ज़ाम भी उस लेवल का नहीं जा पाया जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन था। तो उसमें ऐसा था कि 1.5 ईयर के बाद जब मैं मार्केट में गया जॉब लेने के लिए, तो उसमें पहला क्वेश्चन यही हुआ करता था कि आपने 1.5 साल किया। ओके, राइट, गैप क्यों है? तो और ये दूसरा सही भी बात है कि अगर कोई कंपनी आपको लेना चाहती है, तो वो ये चेक करती है कि आपका अप्रोच क्या है? आपने 1.5 साल को यूटिलाइज़ कहाँ पे किया? हुँ, तो जो मेरा आपने पहले ही बताया कि यहाँ पे जो भी मैं बातें करूँगा, वो फैक्ट बातें हाँ, करूँगा। राइट। अब बच्चे को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो रियल है। हुँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूँ कि मैंने गेट एग्ज़ाम निकाल लिया क्योंकि यहाँ हाँ। से मेरा कोई रिज़ल्ट चेक करने नहीं आने वाला। हाँ, लोग बोलते भी हैं, मैंने हाँ, ये फोड़ दिया, मैंने ये ये फोड़ फोड़ दिया, दिया। वो फोड़ हाँ, लेकिन कोई देखने नहीं जाता। इसलिए हमारा स्लो ग्रोथ है लेकिन वो कंसिस्टेंट वाला ग्रोथ हाँ, है, हाँ, हाँ, वो हमें पता है। पता है, राइट। तो इसलिए मेरा 2 मार्क से रह गया था, उसको मैंने एक्सेप्ट भी किया, फिर मैंने मूव ऑन कर दिया। फिर मेरे पास ऐसा था कि शुरुआत करना था, तो मेरे पास 3 कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ लेकिन वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सीटीसी जो बोलते हैं, मतलब आपका 1 साल का जो इनकम वहाँ से होने वाला है, वो बहुत लो थे। लेकिन फिर भी शुरुआत तो करनी थी, तो मैंने वहाँ से शुरुआत किया, फिर धीरे-धीरे मैंने स्विच किया, फटाफट से स्विच करते गया। तो अभी एक ठीक-ठाक एमएनसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और वहाँ से जहाँ से मैंने जर्नी शुरू किया था, जहाँ पे जर्नी है, वहाँ से मैं बहुत ओके, तो अभी आप जो जॉब कर रहे हो, साथ में प्लेटफ़ॉर्म पे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, राइट। तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब से अच्छा मज़ा आ रहा है? यस सर, अभी तक मैंने जो प्रोफ़ेशनल काम किया है, तो मुझे दोनों जगह पे बैलेंसिंग करना आ चुका है सबसे हुँ, बड़ी हुँ, बात। और कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं जो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वो मैं थक कर के कर रहा हूँ या फिर चलो आज क्लास जाना है, मन नहीं है तो जाऊँगा। अगर आप मेरे को रात को 2 बजे भी कॉल करके बोलेंगे कि एक लाइव क्लास लेना है बच्चों के लिए, या तो हाँ, एप्लीकेशन हो या तो यूट्यूब पे हो, तो सेम एनर्जी के साथ आपको मैं दिखूँगा। हुँ, क्योंकि ये पढ़ाने से पता नहीं एक तरीके का वो प्यार हो गया है हुँ, कि हुँ, जिसको कितना भी चाह कर के भी दूर नहीं कर पा रहे। घर हुँ, पे भी लोग बोलते हैं, मामा बोलते रहते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट हो रहा है क्योंकि एक पेरेंट्स का होता है कि थोड़ा-सा टाइम टेबल का केयर करो। लेकिन अभी हम उस दौर में हैं कि जहाँ पे अपने लिए और बच्चों के लिए कुछ उस लेवल का करना है हुँ, कि मतलब बच्चे भी हैप्पी रहें, हम भी हैप्पी रहें, सही ऐसा है। है। तो तो अभी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है, तो आप मज़ा 2020 से ये प्लेटफ़ॉर्म पे हो। यस सर। अब हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर BS विद्यापीठ प्लेटफ़ॉर्म पे हम कभी किसी को निकालते नहीं। अगर कोई सामने से बोलता है तो हम उसको जाने देते हैं, कोई भी रीज़न है एक्स, वाई, ज़ेड। तो आप इतने साल से एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे हो, तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि आप प्लेटफ़ॉर्म स्विच क्यों नहीं करते? ऐसे ऑनलाइन एजुकेशन में तो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म का भी कभी-कभी आ जाता है ऑफ़र, बहुत बड़ा ऑफ़र भी आता है। ऐसा भी हुआ होगा, हम तो पूछते नहीं। यस तो सर। हम लोग पूछते नहीं ऐसा ऑफ़र आया हो या फिर कुछ भी हो, तो आपने प्लेटफ़ॉर्म स्विच क्यों नहीं किया ये? तो एक टाइम पे लंबा रुकना चाहिए, एक जगह पे लंबा रुकना चाहिए या फिर जॉब स्विच करती रहनी चाहिए? अब इसमें सर 2 तरीके का सिनेरियो है। अब सबसे पहले तो मैं आपको जॉब एक अलग चीज़ है और टीचिंग को अगर आप जॉब से जोड़ते हो तो फिर जो आप इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो वो पॉसिबल नहीं। अब लाइफ़ में 2 चीज़ें आजकल ट्रेंड में चलती है कि लोग सिर्फ़ पैसा देखते हैं। एक दूसरा ऐसा है कि लोग काम करके सैटिस्फाई होते हैं, पैसा बाय डिफ़ॉल्ट आता है, हुँ, ठीक है? तो उसमें मेरा यहाँ पे 5 साल मैंने स्विच क्यों नहीं किया? तो इसका सिंपल सा मैं आपको आंसर देना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट आज के टाइम में जितने भी लोग काम करते हैं, कहीं पे भी एक्स-वाई-ज़ेड किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे टीचिंग में हुँ, हो या हुँ, फिर आप कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो अगर आपको कहीं पे वो फैमिली वाली फीलिंग 99% सिनेरियो में नहीं मिलती है। हुँ, तो अगर मैंने किसी प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन किया और ये प्लेटफ़ॉर्म उस टाइम पे क्या था?
और इस प्लेटफॉर्म ने हार्ड वर्क करते करते अपने आप को कहाँ पे पहुंचा है। इसमें हमारे सारे जितने भी पीवी के मेंबर सभी का रोल है। आप जब आए थे तब कितने फॉलोअर्स थे हमारे प्लेटफॉर्म जब जहां तक मुझे याद आ रहा है उस टाइम पे 60,000 55 के 60 के आसपास थे। राइट और उस टाइम पे हम गुजरात में नंबर 1 प्लेटफॉर्म नहीं थे। हाँ जो उस टाइम पे हमारे कॉम्पिटिटर थे, ठीक है, क्योंकि हम जहाँ पे भी काम करते हैं, मैं ही कोई एग्जाम का तैयारी करता हूँ तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे आसपास कितने लोग क्या कॉम्पिटिटर करते लोग क्या कर रहे हैं। तो वही है कि काम करते करते कहीं पे भी अभी तक ऐसा नहीं लगा है कि मैं कहीं पे बस काम कर रहा हूँ। अगर मुझे कभी जरूरत लगती है किसी भी चीज की XYZ, कभी भी ऐसा नहीं सोचा गया है कि मतलब ये यहाँ पे सिर्फ काम करता है और इसको व्हाटएवर द बदले में पेमेंट मिलना, बस वहाँ पे बात खत्म हो जाती है। इसके अलावा भी हम आपको भी पता है कि हम इसके बाहर भी पूरा का पूरा फैमिली जैसा एंजॉय करते हैं। तो सिर्फ अगर हम पैसा देखने जाएँगे तो मन मार करके हम काम करेंगे बहुत सारी जगहों पे। सिर्फ पैसा आएगा, बाकी बहुत सारी चीज़ें नहीं आएगी। तो इनर सैटिस्फैक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है और सपोर्ट सिस्टम भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यही है मेन कि अपना फैमिली वाली फीलिंग आ चुकी है, तो यहीं पे हैं। और मेरा कैमरे में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरा टारगेट तो 1 मिलियन का है। 1 मिलियन के 1 मिलियन तक यहाँ से हिलने नहीं वाला हूँ, चाहे उसके लिए कंडीशन कुछ भी हो जाए। आप बोलोगे कि सर आपको जाना पड़ेगा, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करके बोलूँगा 1 मिलियन हो जाए तो जाऊँ। तो अभी आपके ऑलमोस्ट कोर्स कितने हो गए प्लेटफॉर्म पे? प्लेटफ़ॉर्म पे तो सर मैंने गिना नहीं है, बट कोर्स तो अलग-अलग देखने जाएँ तो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। फर्स्ट ईयर का अगर बात करें तो 3 कोर्सेज़ हैं। राइट उसके अलावा आगे के भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। कि मार्केट का ट्रेंड भी चेंज हो रहा है। बच्चों का जो नॉलेज है वो अब हमें बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे, सीधी-सी बात है, चीज़ों को प्रैक्टिकल अगर जोड़ के देखोगे तो बोलते हैं लोग कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ चुका है। अगर आप देखोगे तो इंडिया का पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है और सीट अचानक से उतना नहीं बढ़ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर कॉम्पिटिशन को टफ बनाना है, सिलेक्शन उतने देने हैं, तो अगर पेपर नॉर्मल निकलेगा तो सही बच्चे सेलेक्ट हो जाएँगे। तो पेपर टफ इसलिए बनाना पड़ता है। तो हमें बच्चों को उस कैटेगरी में फिट करवाने के लिए हमें भी अपने लेवल को अप करना पड़ेगा। तो हमने पहले वीडियो एज़ पर द सिलेबस रिकॉर्ड कर दिए, धीरे-धीरे हम कंटेंट का लेवल भी बढ़ा रहे हैं। तो कोर्सेज़ अगर मैं गिनने जाऊँ तो लगभग एप्रॉक्स एवरेज के आसपास 10-12 कोर्सेज़ मेरे होंगे तो इलेक्ट्रिकल इसी की जो फील्ड है उसमें राइट। प्री सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के आप गुंडे बन जाओ, कैसा हो गया तो तो सर आपके आगे का प्लान क्या है अभी? फ्यूचर में आपको क्या करना है? क्या सोच के रखा है? फ्यूचर में सर प्लान ये है कि अभी तो हम अगर मैं बात करूँ प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के बारे में, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए आगे लेकर के चलना है। और दूसरी बात कि अभी हम इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं। तो इंजीनियरिंग में हम अभी जो कहते हैं बेस बना रहे हैं। मतलब बच्चों को हम इस लेवल का तैयार कर रहे हैं कि अगर आपको तुरंत कोई एग्ज़ाम देना है तो दे दो। अगर आपको प्लेसमेंट लेना है तो प्लेसमेंट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, हम इस लेवल का नॉलेज दे रहे हैं बच्चों को। राइट लेकिन आने वाले समय में हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि अगर कोई बच्चा 1 साल के जैसा ड्रॉप लेकर के सर मुझे इसमें गवर्नमेंट में जाना है, सर मुझे गेट एग्ज़ाम भले 1 साल ड्रॉप लेकर के फोड़ना है लेकिन फोड़ना है। तो आने वाले टाइम में हम बहुत सारा प्लानिंग कर रहे हैं। बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड हैं। सही टाइम पे जब लगेगा कि अब ये सही टाइम है, रिवील करना चाहिए तो सब कुछ होगा। तो अभी हम जो बेस लेवल है उसको क्लियर कर रहे हैं। पूरा का पूरा बेस ये हमारा क्लियर हो जाए एक बार, फिर जो आगे का जर्नी होने वाला है बच्चों को, तो हम भी प्राउड मोमेंट के साथ ये स्टूडियो में बच्चों को बुलाएँगे कि देखो हमारा बच्चा इस गवर्नमेंट में यहाँ पे सेलेक्ट है, यहाँ पे सेलेक्ट है, तो वो भी हमें बहुत कुछ करना है। और आप जो अभी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो प्लस यहाँ पे राइट। भी हो, तो आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं उसके ऊपर? अभी तो सर एक्चुअली मैं बताऊँ तो पेरेंट्स को इतना पता ही नहीं है कि मैं कितने घंटे की नींद ले रहा हूँ ओके। और कितना एफर्ट डाल रहा हूँ। तो उनको मैंने अभी क्लासेज के बारे में बहुत हद तक नहीं बताया है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा है कि बिहार में अगर मैं बात करूँ तो अपने पेरेंट्स को हमने आज तक गले नहीं लगाया। क्योंकि कैसा भी हैप्पी मोमेंट आ जाए, वो हमारे यहाँ पे वो एक कल्चर ही नहीं है। तो यही ट्राई रहता है कि हम अपना काम कर रहे हैं। जो अपना काम है उसको इस लेवल पे लेकर के जाए। ओके। बेसिकली मेरा टारगेट 2 है, एक तो काम को लेकर के मैंने आपको बता दिया। दूसरा मेन टारगेट ये है कि मेरे फाइनेंशियल कंडीशन मेरे घर का मतलब अभी फिलहाल मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। मेरे बड़े भैया जो हैं वो अभी जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। उनका भी हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फादर और मदर ने जो बचपन में कठिनाइयाँ देखी, जो उनके साथ बचपन में हुआ, जो आस-पास के एटमॉस्फेयर में, तो अब जब से मैंने अपने लाइफ में काम करना शुरू किया है, जब से मैं इन फील्ड में आ चुका हूँ, आने वाले समय में उनको कहीं पे भी कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उनके मुँह से कुछ भी निकले, तो मैं उस लेवल का अपने आप को तैयार कर लूँ जो वो पूरा हो जाए। अभी आपकी एज कितनी है?
एज मेरा 25 ईयर है। 25 ईयर का एज है। ओके, तो 25 ईयर की एज के अंदर भी बहुत कुछ अचीव आप भी कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है, देखो प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में होती है, और मोस्ट प्रोबेबली प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी टीचर्स हैं, उन लोगों के बचपन में बहुत सारा स्ट्रगल था, उनके पेरेंट्स ने भी बहुत सारा स्ट्रगल किया है, इसलिए आज ये लोग इतनी मेहनत करते हैं। आज जब हम ये पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो रात के 1 बजे के बाद ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसका मतलब मेहनत तो सब लोग करते हैं, है ना? लेकिन पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत करने वाले बहुत कम होते हैं। तो आज आपको भी एक चीज़ पता करनी है कि भई आपको कौन-सी चीज़ में प्रॉब्लम है, आपको कहाँ पे पहुँचना है, आपकी ज़िंदगी का व्हाय क्या है। अगर आप एक बार कुछ डिसाइड कर लेते हो और फिर पूरी ईमानदारी के साथ उसमें मेहनत करते हो, तो ज़रूर आप उसमें सफल होगे ही होगे। अभी आपने बोला 25 की एज है, तो शादी का क्या प्लान है सर? सर ऑनेस्टली बताऊँ तो शादी के लिए सोचने का भी कोई टाइम ही नहीं सर मिल अभी रहा है। 25 की साल हो गई, तो 26-27 में तो शादी करोगे ना, हमको नाचना तो पड़ेगा ना, हम नाचेंगे किधर फिर? तो वो मौका तो सर मिलेगा ज़रूर, चाहे शादी यहाँ से करे मतलब कि गुजरात से करे या फिर बिहार से करे, मौका तो मिलेगा। तो आपका प्लान क्या है? बिहार से लड़की लाना है कि गुजरात से बिहार अभी सर लड़की ले सोचा जाना ही है? नहीं, कुछ सोचा ही नहीं कुछ है। नहीं सोचा अभी क्योंकि एक्चुअली में सर काम करते-करते इतना कुछ अभी टाइम नहीं मिल पा तो रहा आप संडे का टाइम तो निकाल सकते हो इस चीज़ के है। लिए। नहीं, नहीं सर, संडे के लिए भी अपने क्लासेस का काम होता है अ, और दूसरा मेरे इधर पे कल्चर ये है कि पहले बड़े भाई का शादी हो जाए उसके बाद, तो मैं अभी फिलहाल सेफ साइड भी तो हूँ, आपका बड़े भाई के साल कितने हो गए? ऐज कितनी हो गई? 28। हमारे 28, यहाँ पे अगर एवरेज निकालें तो 30 के आस-पास शादी होती 30 है, के आस-पास, 30 तो अभी के आस 5 साल है अपने पास। हाँ, तो ओके। उससे पहले अगर कहीं पे ऐसा कुछ सोच मैच कर जाए, उस लेवल का कहीं पे कुछ ऐसा दिखे तो हाँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मतलब ऐसा नहीं है आजकल का जो अपना चल रहा है ट्रेंड कि सुंदर लड़की चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ऐसा नहीं है जहाँ पे बस एक सोच मैच कर जाए, हाँ। जहाँ पे लगे कि हर सुख-दुःख में कोई साथ देने वाला मिल जाए, तो वहाँ पे फिर सोचा आपके जाएगा। वहाँ पे ऐसे कोई रूल होते हैं कि यही कास्ट में आपकी जो कास्ट है, उसी कास्ट में मैरिज करना होता है कि नहीं करते वो भी चलता है, ऐसा कुछ होता है आपके वहाँ पे? ये क्वेश्चन तो आपका आउट ऐसा ऑफ है कि सिलेबस आंसर अगर मैं दूँ और मेरे घर तक पहुँच जाए पहुँच तो जाए तो प्रॉब्लम। एक्चुअली में ऐसा है मेरे यहाँ पे ओके। कि यहाँ पे मैं अपने मामा-मामी के साथ पिछले 10 साल से हूँ और मेरे घर पे भी है, तो मेरे को किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया गया है हुँ, और इससे मैं अपने आप को बहुत ये यूनिक मानता हूँ कि हर एक लोगों को ऐसा नहीं मिलता है। हुँ। कहीं न कहीं फैमिली का प्रेशर रहता है कि ये करना है, ये करना है। तो अभी तक जो मैंने किया है उसमें भी कहीं पे मुझे प्रेशर नहीं मिला है। बस वो एक बार बोल देते हैं उनका काम है। अब हुँ। मुझे देखना है कि मैं करूँ या ना करूँ। तो आने वाले टाइम में मैंने ऐसा क्लियरली सोच के माइंडसेट रखा है कि उसमें ना कोई कास्ट आएगा, ना कोई उसमें कोई दूसरा इफ बट आएगा, जहाँ पे सोच मैच कर जाएगा वहाँ पे हम आपने सर आधा जर्नी बिहार में कंप्लीट किया 11 तक, फिर 12 से आप यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे आप पेरेंट्स के साथ रहते थे, अकेले रहते थे, किसके साथ रहते थे? मैं यहाँ पे अपने मामा-मामी के साथ रहता था और अभी भी रहता अभी भी रहते हो। तो आपके मामा-मामी का भी सपोर्ट रहा होगा ये जर्नी में, क्योंकि 12th से लेकर के अभी जॉब तक तो बहुत सारे, कितना साल हो गया अभी आप यहाँ हूँ। पे रहते? अराउंड 10 इयर्स। 10 इयर्स। तो आप 11 साल वहाँ पे रहे, जो पढ़ाई करी और राइट। आगे के जो भी 1-2 साल है वो, और 10 इयर्स से यहाँ पे हो। तो आपको कैसी फीलिंग है मामा-मामी के साथ? कितना सपोर्ट उनका मिलता है? सर जब मैंने यहाँ पे एंट्री किया डे 1 से आज तक उनके 2 सन हैं। तो यहाँ पे हम 3 ब्रदर हो गए। अभी तक कहीं पे भी ऐसा सिनेरियो नहीं बना है कि मुझे कभी भी ऐसा फ़ील हुआ हो कि मैं तीसरा हूँ, हुँ, जो एक होता है आजकल के। ये 1 साल 2 साल तक लोग कर पाते हैं किसी के लिए। बट जॉब से पहले और जॉब के बाद भी, अभी तक ऐसा मुझे कहीं पे भी नहीं लगा है कि वो मुझे तीसरा मानते हैं और सपोर्ट मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि ऐसे मामा-मामी सबको मिले। तो मेरा आने वाले टाइम में मेरे एंड से ये रहने वाला है कि मेरे को अगर कुछ सोचना है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूचर में कुछ करना है जो सरप्राइज़िंग लगे, तो उसके लिए मेरा प्लानिंग ऐसा है, जो मैं ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहता हूँ, कि जितना कुछ मेरे अपने मदर-फादर के लिए करना है, कुछ ऐसे सरप्राइज़िंग चीज़ें, वो अपने मामा-मामी के लिए भी करना पड़ेगा। मतलब अगर ऐज़ अ नॉर्मल इंसान मुझे कुछ फादर के लिए सोचना है, तो वहाँ पे 2 लोग आएँगे। 2 आएगा, मेरे राइट। मामा भी आएँगे, मेरे फादर भी आएँगे। हुँ, क्योंकि फादर ने भी इनिशियल स्टेज में बहुत सारे सैक्रिफाइस के साथ कहीं पे भी मुझे ऐसा फ़ील नहीं होने दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं तेरे को इस लेवल का पेंसिल नहीं दिलवा सकता हूँ। हुँ, सोसाइटी में जो भी चीज़ें थी, जो लोगों को एवरेज मिल रहा था, वो मुझे भी मिल रहा था। हुँ। क्योंकि अब मैं उस चीज़ को रिकॉल करता हूँ, तो मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया। सेम तरीके से जब से मैंने यहाँ पे 12th में एंट्री किया, तो जब मैंने क्रिकेट पे यहाँ शुरुआत किया था, तो बहुत सारे खर्चे लगे थे। मामा और मामी ने कभी नहीं बोला कि इतने खर्चे लगेंगे, तो अपने पापा को बोल या कुछ ऐसा, कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं। उसमें भी उन्होंने बहुत सारे मेरे ऊपर खर्चे किए। आज भी रहता हूँ, तो उसमें भी मेरा रहने-खाने का कोई खर्चा नहीं आता। तो सपोर्ट सिस्टम ऐसा लेवल का रहा है कि जिसको मैं अगर बताने जाऊँगा तो बहुत सारे टाइम निकल जाएँगे। बट यही है कि
सुपर सपोर्ट सिस्टम उनका रहा है और जिसके लिए मुझे आने वाले टाइम में मैं कितना भी कुछ करूँ उनके लिए तो बहुत कम रहेगा। तो अभी सर जाते-जाते स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? स्टूडेंट को सर मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि मैंने जब इंजीनियरिंग में यहाँ पे एडमिशन लिया था, राइट। तो वहाँ पे मेरे घर के आस-पास लोगों ने ऐसा बोला था कि देखते हैं कि इंजीनियरिंग करने के लिए गया है, हुँ। 4 साल के बाद तो घर ही आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रेंड था उस टाइम पे, जितने बच्चे इंजीनियरिंग करने के लिए गए थे, तो फादर-मदर के पैसे से सभी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सक्सेस रेशियो बहुत कम था उस टाइम पे। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने कॉलेज लाइफ जिया, 1-2 साल कहीं पे छोटा-मोटा जॉब किया, फिर वो बैक आ जाते थे हुँ। और वो गाँव आने के बाद वापस ही नहीं जाते। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे पापा के कानों तक बात को पहुँचाया कि देखते हैं कि इंजीनियरिंग करने के लिए गया है, 4 साल के बाद तो वापस ही आएगा। लेकिन अभी जब मैं ट्राई करता हूँ कि 1 साल में दिवाली के टाइम पे घर जाऊँ, तो जब मैं घर जाता हूँ, तो पिछली बार जब मैं घर गया था, तो वहाँ पे जो मुझे रिस्पेक्ट जो अलग नज़रिए से देखा जा रहा था, तो मैं अपने आप को ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो यही होता है कि जब आप लाइफ में खुद पे सेल्फ बिलीव रखते हो और कंसिस्टेंट रहते हो और सही काम कर रहे हो। क्योंकि आप जो काम कर रहे हो उसको एनालाइज़ करना है कि आप काम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। हुँ। वो भी चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो जब आप सही ट्रैक पे आ जाते हो, तो दुनिया आपके साथ आ जाती है। तो बच्चों को जाते-जाते मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रखिए, कि आजकल ऐसा है कि लोग माहौल को ज़्यादा एन्जॉय करना शुरू कर दिए। फिर वो हुँ। बाद में बोलते हैं क्या कि मेरा जॉब नहीं लगा या फिर मेरे को सक्सेस नहीं मिला। हुँ। तो जैसे मैं आपके बारे में थोड़ा-सा एक लाइन बताना चाहता हूँ कि आप लाइफ का एक भी मोमेंट ऐसा नहीं होता है जो एन्जॉय नहीं करते, हुँ। लेकिन सबसे पहले आप काम। हुँ, हुँ। अभी भी मैं आपका देखता हूँ कि रिकॉर्डिंग जो अपना स्टूडियो है, उसमें आप 6-6 घंटे का शेड्यूल डालते हो हुँ। रिकॉर्डिंग करने के। जो हमारा ग्रुप है उसमें हम डालते हैं कि हाँ, हमें हाँ, रिकॉर्डिंग करना है, ये मेरा स्लॉट है। हाँ। उसमें आप 6-6 घंटे का डालते हो, तो वहाँ से हमें एक अलग मोटिवेशन मिलता है कि अगर से सर 6 घंटे का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो यही है डिसिप्लिन और इस सब कुछ आपको बैलेंस लेके चलना पड़ता है ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि हमने इतना अचीव कर लिया तो अब लाइफ जीना ही है सिर्फ, हुँ, हुँ। कुछ काम नहीं करना है। क्योंकि काम करने का 2 रीज़न होता है, या तो फाइनेंशियल, कहीं न कहीं फाइनेंशियल हो गया है तो लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करो, हुँ। क्योंकि भगवान ने एक ही लाइफ दिया है। मेरा ऐसा मानना है कि इस लाइफ में आपको कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग आपको याद करें। हुँ। ऐसा नहीं कि हमने कमाया पैसा, बस अपना घर बंगला ये सब कर लिया, बात खत्म हो गई। तो यही है कि सेल्फ डिसिप्लिन और ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने आपको तो करना पड़ेगा। बिहार से गुजरात आने पे लोग ऐसा सोचते हैं, तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि गुजरात से बाहर चला जाऊँ, आउट ऑफ कंट्री निकल जाऊँ कहीं? सर फिर से ये आपका गेम चेंजर क्वेश्चन है। एक्चुअली में ये प्लानिंग मेरा 1.5 साल पहले हुआ था। हुँ। तो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया भी नहीं था। जब हाँ, वो एंड होने आया तो मैंने आपको बताया हाँ। भी था। उसमें सर ऐसा था कि मेरा जो ट्रेंड मैंने देखा, बिहार में कोई आउट ऑफ कंट्री नहीं जाता डायरेक्ट। हुँ। लेकिन जब मैं गुजरात आया तो गुजरात में ऑलमोस्ट अगर आप 2-4 घर में जाओगे तो एक ना एक आपको कोई फॉरेन में मिले। तो मैंने भी जर्मनी का प्लान किया था। हुँ। वहाँ पे मास्टर डिग्री का मैंने प्लान किया था। इनिशियल जो प्रोसेस होता है, एग्ज़ाम की तैयारी, वो सब मैंने सब कुछ तैयार कर दिया था। हुँ। जो अपना उसके लिए आइल्स का एग्ज़ाम होता है, हुँ। उसकी मैंने तैयारी की थी। उसके बाद अपना जर्मनी जाने के लिए आपको एक सर्टिफ़िकेट चाहिए होता है, जिसका कॉस्ट 18,000 ₹18,000। हुँ। उसमें ये चेक होता है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, वहाँ से जो आपको सर्टिफ़िकेट मिला है, वो लीगल है या इल्लीगल है। हुँ। तो दिल्ली में अपनी एम्बेसी बैठती है, वो चेक करती है। तो वो सब मेरा सब कुछ रेडी होके आ गया था। अगर मैं बात करूँ तो लगभग ₹30,000 ऑफ़िशियली, इधर इफ बट नहीं, ₹30,000 उसमें मेरे खर्च भी हुए। हुँ। लेकिन जब लास्ट मोमेंट आया, जब जाने का टाइम पास आते गया, तो कहीं न कहीं मुझे अंदर से आवाज़ आने लगी कि क्या अपने कंट्री में जॉब नहीं है? क्या अपने कंट्री में कुछ अच्छा नहीं कर सकते? तो फिर मुझे कहीं न कहीं अंदर से ये चीज़ आया। तो फिर मैंने अपने मामा जी को बता दिया कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा। तो उनको जब अचानक से बताया तो उनको थोड़ा-सा ये लगा कि मतलब सब कुछ प्लान था, अचानक से ऐसा क्या हो? फिर उन्होंने मुझे बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे भी कुछ अच्छा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पे 1.5 साल की जर्नी अभी कंप्लीट भी हो चुकी है उसके बाद। तब मुझे लगा है कि यस, अपने इंडिया में बहुत कुछ है अगर आप करना चाहते हो। हुँ। अगर आपको लगता है कि बाहर कौन जाता है? मेरा ये क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट वही लोग जाते हैं जो इंडिया में कुछ नहीं कर नहीं, पाते हैं, राइट। राइट? दूसरी बड़ी बात, अगर आप अभी ग्लोबल लेवल पे देखो, तो यूएसए में, बहुत सारी कंट्री में, कनाडा में ऐसा सीन बना है कि वापस लोग घर आना शुरू कर दिए। हुँ। तो ऐसा सिनेरियो बाद में ना बने, इससे बेटर है कि अपना घर तो अपना घर होता है। तो अगर आप इंडिया में हो, तो ये सब चीज़ों से तो आप सेफ हो।
वहाँ पे जाओगे, इतना सारा एफर्ट डालने के बाद आप एक ठीक-ठाक लेवल पे पहुँचते हो। उसके बाद आपको वहाँ पे कुछ ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट होता है। यूएसए से, कनाडा से आपको वापस घर आना पड़े, तो फिर कोई मतलब नहीं। तो वो जो मेरा डिसीज़न था, अभी तक कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि मैंने सही डिसीज़न लिया। अगर आप में कुछ बात है, अगर आप इस सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अगर आप अपने स्किल के ऊपर फ़ोकस करते हो, तो आप इंडिया में बहुत कुछ कर सकते राइट। तो दोस्तों, आपने सानू सर की जर्नी देखी कि बचपन से बहुत सारे स्ट्रगल में भी आज भी ज़िंदगी में स्ट्रगल तो कंटिन्यू ही है। लेकिन हर बार सर ने जैसे विराट कोहली का बताया, तो मैं भी विराट कोहली का इंटरव्यू मैंने एक बार देखा था जिसमें विराट कोहली को ऐसा पूछा गया था कि आपकी कहानी तो बहुत बड़े संघर्ष वाली है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो इसके बीच। तो उसने बोला क्रिकेट तो मेरा पैशन है। पैशन को संघर्ष नहीं बोला जाता, उसको तो एन्जॉय बोला जाता है। उसने उस टाइम पे ऐसा आंसर दिया था। तो हम लोग भी जब लेट नाइट तक काम करते हैं, लेट नाइट तक रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो हम उसको मेहनत नहीं कहते। ये तो हमारा काम है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है और ये हमारा पैशन है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो आपको भी दोस्तों देखना है कि आपका पैशन क्या है, इसको आपको फॉलो करना है और उसमें मेहनत करनी है। रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ आप मेहनत करते रहोगे तो 100% जीवन में सफल होगे। अब आपने अगर ये पूरा पॉडकास्ट देखा है, तो आप इस पॉडकास्ट में से क्या सीखे? कमेंट ज़रूर करना है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सब में इस पॉडकास्ट को शेयर करना है, पॉडकास्ट को लाइक करना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना है और आप नेक्स्ट गेस्ट किसको चाहते हो, वो भी कमेंट करके जाना है। तो मिलते हैं ऐसे कोई नई पॉडकास्ट के अंदर। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट ज़रूर हमें बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।